हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शुरू कर दिया था अपना अध्याय पढ़ना धीरे धीरे और लगभग हम कंप्लीट करते जा रहे हैं अपने एक एक संविधान को। तो हम जापान का संविधान पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज शुरू कर रहे हैं एक नवीन अध्याय और उसका नाम है चीन का संविधान। जानते हैं चीन के बारे में आप लोग सामान्य परिचय होगा आपका चीन से कि जैसे ही चीन का नाम ध्यान आता है तो कुछ बातें हमारी को एकदम से स्पष्ट रूप से नजर आती हैं कि चीन क्या है, कैसा है और उसकी विचारधाराएं कैसी हैं। तो चीन के संविधान की बात करने से पहले हम चीन की जानकारी ले लेते हैं। तो चीन का सामान्य परिचय जैसे हम जानते ही हैं कि सबसे बड़ा जन आधिक्य वाला राष्ट्र है चीन। तो चीन में घनी आबादी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं भी हैं जो चीन से जुड़ी हुई है। जैसे एक विशिष्ट बात वहाँ के लिए की जाती है कि वहाँ पर स्थायित्व का अभाव है, कि आज जिस विचारधारा को लेकर चल रहा है चीन, थोड़े समय बाद उस विचारधारा से वो अलग हो जाता है और एक नवीन विचारधारा को ग्रहण कर लेता है। फिर ऐसे ही थोड़ा आगे चलता है उस विचारधारा को लेकर, फिर उसमें परिवर्तन आ जाता है। यानी कि इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहली बात को ये कह सकते हैं कि इसमें स्थायित्व का अभाव है, और दूसरी बात यदि हम ये कहें कि ये नवीन चीजों को बहुत जल्दी उसकी पकड़ कर लेता है और नवीन चीजों को अपने जीवन में जल्दी से जल्दी उतारने का प्रयास करता है। तो आधुनिकता की तरफ ये बहुत तेजी से बढ़ता है। ये चीन की विशेषता रही है। एक विशेषता और है चीन की, जिसके बारे में आप लोग ने सब सुना है कि जो चाइनीज आइटम होते हैं, जो चीन की चीजें हैं, चाहे वो तकनीक है, चाहे से वो घरेलू उत्पाद हो या डेली वेयर्स की जो चीजें हैं, उन्होंने पूरे विश्व में अपना फैलाव तो कर रखा है। लेकिन चीन की चीजें जितनी सस्ती बिकती है उतनी ही उनकी क्वालिटी के बारे में ये कहा जाता है कि चल जाए तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। यानी कि आप घर बाजार से लेकर जाओ और घर पे जाने के बाद चल जाए तो आपकी किस्मत है, और ना चले तो भी आपकी किस्मत है। और यदि चलने लगे तो इतना आगे निकल जाए कि वो चांद तक पहुंच सकता है, यानी उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही लंबी अवधि तक हो सकती है। ऐसा चीन के बारे में कहा जाता है। चाइनीज फीचर्स जो होते हैं उनको आप लोग जानते ही हैं कि छोटी आंखों वाले होते हैं और विशिष्ट यहाँ पे चीनी भाषा बोली जाती है। विशिष्ट रूप से यहाँ पे हेन प्रजाति के लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो चीन का इतना सामान्य परिचय हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारा विषय राजनीति विज्ञान, उसमें हमारा कोर्स है चीन के संविधान की विशेषताएं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि चीन में स्थायीकरण का अभाव है। ये आधुनिकता या नवीनता को शीघ्र ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तुरंत ही इस क्षमता को वो स्वीकार लेता है कि नई चीजें जीवन में आए। इसीलिए वहाँ का संविधान भी कई बार अपनी विशेषताओं को बदलता रहा है, उसमें बदलाव आता रहा है, और उस बदलाव की वजह से ही हमारे कोर्स में जो है वो 1982 के बाद जो है चीनी संविधान की जो विशेषता है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि चीन में आए दिन कुछ समय बाद परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा केवल 1982 के बाद में जो चीनी संविधान की विशेषता है उसका ही रहा है। तो हम केवल वही पढ़ेंगे। तो चीन के संविधान की विशेषताएं, जब हम संविधानों की विशेषताएं पढ़ते हैं तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप तुलनात्मक अध्ययन करते करते उसको पढ़ेंगे तो आपको जो नवीन संविधान पढ़ रहे हैं उसकी भी अच्छी जानकारी हो जाएगी, और जो पुराना संविधान पढ़ चुके हैं वो आपका रिवाइज हो जाएगा।
तो दोनों तरीके से तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही बेहतर एक तरीका है। तो इसकी पहली विशेषता है संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त संविधान का अर्थ होता है कि चीन का जो संविधान है वो अपेक्षाकृत छोटा संविधान है। जैसे हमने भारत के संविधान से यदि हम तुलना करते हैं तो भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है। उसके बाद में ब्रिटेन का संविधान बड़ा अलिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान अति संक्षिप्त संविधान है। जापान का संविधान अपेक्षाकृत बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत ठीक ठाक है, मध्यम श्रेणी का है। लेकिन चीन का संविधान संक्षिप्त संविधानों की श्रेणी में आता है। तो चीन के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मात्र 4 अध्याय हैं और उसमें 138 अनुच्छेद हैं, जो अन्य राष्ट्रों की तुलना में अति संक्षिप्त कहे जा सकते हैं। तो चीन की प्रस्तावना में ही जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें मात्र 4 अध्याय हैं। उन 4 अध्यायों को अलग अलग भागों में बांटा गया है और उनके जो भाग हैं उन्हीं में ही चीन के संविधान का संक्षिप्त प्रारूप मौजूद है। उसके बाद जब हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसमें चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद हैं, जो उसके 1982 के बाद के जो संविधान की विशेषता है उसके जो मुख्य प्रारूप में जो संविधान की विशेषताएं अनुच्छेद थे वो 138 थे। तो ये जो 138 अनुच्छेद थे और 4 अध्याय इसे संक्षिप्त संविधान की श्रेणी में ले आते हैं कि अन्य राष्ट्रों की तुलना में ये छोटा एक्सक्यूज मी। उसके बाद में दूसरी विशेषता है लिखित संविधान। लिखित संविधान का अर्थ होता है कि लिखा हुआ है, कि संविधान का जो प्रारूप है, जो उसका मुख्य रूपरेखा है वो सब कुछ लिखी हुई है और पूर्ण रूप से, जैसे ब्रिटेन का संविधान पूर्ण रूप से अलिखित है, लेकिन चीन का संविधान भारत और अमेरिका के समान ही लिखित संविधान है। और इसे चीन के संविधान में जो निर्माण समिति है उसके द्वारा ही इसे पूर्ण किया गया है और इस समिति के साथ जनवादी कांग्रेस ने अपने 4 अध्यायों को विस्तार से इसकी जानकारी दी है, जो इस संविधान में संलग्न है। यानी जनवादी कांग्रेस या जनवादी लोकतांत्रिक जो दल है वहां का, उसने इस चीनी संविधान के अंतर्गत अपनी समस्त विस्तृत जानकारी जो है, जो 4 अध्यायों के माध्यम से संविधान को पूर्णता प्रदान करती है, वो पूर्णता पूर्ण रूप से वहां पर लिखित है। तो ये वहां पर लिखित संविधान की श्रेणी में ये आता है। उसके बाद में है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान का अर्थ भी आप लोग जानते हैं कि जिस संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा हुआ हो वो निर्मित संविधानों की श्रेणी में आता है। तो चीन में ऐसा ही हुआ है कि 1982 के बाद का जो संविधान है वो निर्मित संविधान है। उसका निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा हुआ है। इसके बाद में है संविधान की सर्वोच्चता। ये भी हर संविधानों की विशेषता रही है कि प्रत्येक संविधान क्या है, संविधान की सर्वोच्चता की विशेषता रखता है। इसका अर्थ क्या है कि संविधान ही सर्वोपरि है, कि चाहे से उच्च पदाधिकारी हो, चाहे से राष्ट्रपति हो, चाहे से प्रधानमंत्री हो, चाहे से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या फिर व्यवस्थापिका का अध्यक्ष ही क्यों ना हो, स्पीकर क्यों ना हो, जो उच्च पदाधिकारी हैं वो सब जिन जिन शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो सारी शक्तियां किसके द्वारा दी गई है, संविधान के द्वारा दी गई है। और इसीलिए संविधान के द्वारा देने के कारण ही संविधान ही उनसे सर्वोच्च स्थिति पर है और संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही वो प्रयोग करते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो संविधान में वर्णित है और इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया
तो उसे उन शक्तियों के साथ में वो हटा दिया जाता है कि इन शक्तियों का प्रयोग आप नहीं कर सकते, ये संविधान के विरुद्ध जाता है। अगला है पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहार में लचीला संविधान। कि जब जब हम बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता की, तो संविधान की सर्वोच्चता के साथ साथ हम पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर जो चीन में है, चीन में प्रशासनिक, सैनिक, सार्वभौमिक, औद्योगिक संस्थान की जो शक्तियां हैं वे सब भी संविधान प्रदत्त हैं और समस्त राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां भी संविधान के अधीन आती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि ये संविधान सर्वोच्च है। अगला पॉइंट जो है पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहार में लचीला संविधान पढ़ते हैं, जहां 1954 में चीन के संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत द्वारा ही परिवर्तन संभव था। इस व्यवस्था को अपनाया गया था कि 1954 की बात है कि 2/3 बहुमत यदि मिलता है तो तभी वहां पर संवैधानिक संशोधन होते थे। इस व्यवस्था को अपनाया गया था। यह कठोर संविधान की विशेषता है। लेकिन 1975 से 1978 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया और उसके बाद में साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया। यह लचीले संविधान की विशेषता है, यानी कि 1954 से लेकर 1978 के बीच में काफी अंतर आ जाता है। पहला कठोर संविधान की श्रेणी में और दूसरा साधारण लचीले संविधान की श्रेणी में आता है। किंतु 1982 में पुनः इसमें परिवर्तन कर दिया गया और संसद के कुल उपस्थित सदस्यों में 2/3 बहुमत लेकर ही संवैधानिक संशोधन होगा, ये संभव किया गया। अतः अब चीन का जो संविधान है वो एक मिश्रित संविधान की विशेषता रखता है कि देखने पे हमें ऐसा लगता है कि आसानी से यहाँ पे संवैधानिक संशोधन हो जाते हैं, लेकिन 1954 की स्थिति कठोर संविधानों की श्रेणी में आती है, यानी कि संवैधानिक संशोधन मुश्किल थे, और बाद में 1975 से 78 की स्थिति में लचीले संविधानों की श्रेणी में आता है। लेकिन 1982 के संवैधानिक विशेषताओं में इसे पुनः परिवर्तित कर दिया गया और वर्तमान में यहाँ पर पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है लेकिन व्यवहार की दृष्टि से लचीले संविधान की श्रेणी में ये आता है। अगली विशेषता है जनवादी, लोकतांत्रिक, तानाशाही। ये 3 शब्द हैं जो चीन के संविधान को विशिष्टता प्रदान करते हैं। जनवादी यानी जनता के अनुसार, क्या है? लोकतांत्रिक, लोकतंत्र व्यवस्था है, लेकिन जनता कैसी है? तानाशाह है। तानाशाह का अर्थ होता है जो चाहे वैसा कर सकना। तो पहले सम्राट या शासक जो भी होता था, सरकारी उच्च पदाधिकारी जो होते थे, वो सभी तानाशाह की श्रेणी में आते थे। एक बड़े तानाशाह का नाम, हिटलर का नाम आपने सुना होगा इतिहास में, कि हिटलर सबसे बड़ा तानाशाह था, जैसा उसने चाहा वही होगा, एज इट इज। तो इसलिए वो बहुत बड़ा तानाशाह शासक रहा है। लेकिन चीन के संविधान में तानाशाह शासक नहीं, वरन कौन है? जनता है। और यही जनता का लोकतंत्र है कि शासक भी वह स्वयं है, शासित भी वह स्वयं है और कानून बनाने वाली संस्था भी वह स्वयं है। लेकिन जनवादी शब्द जोड़ने का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर जनता की जो सामान्य जनता है, उसमें किसान आ जाते हैं, मजदूर आ जाते हैं और छोटे व्यापारी आ जाते हैं। ये सभी छोटे छोटे लोग मिलकर ही उस लोकतंत्र को विशिष्ट रूप से अंजाम देते हैं। जो भी कार्यवाहियां होती हैं वो लोकतंत्र की होती हैं समस्त जनता के सामने। लेकिन इस तानाशाह में जो भी सबसे महत्वपूर्ण दल है वो है वहाँ का मजदूर दल, जो वहाँ पर शासन करता है
और इसीलिए इसे जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही का नाम दिया गया है। सन 1982 में नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में घोषणा की गई कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्गों के हाथों में है, जहां श्रमिकों और किसानों के बीच अटूट मैत्री संबंध विद्यमान है। और जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही का अभिप्राय है कि नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार हासिल है। हर स्तर पर विधानमंडलों के गठन द्वारा ज्यादातर किसान, मजदूर तथा साधारण जनता जो होती है, साधारण विद जो होते हैं, वे लोगों को उसमें शामिल किया जाता है तथा लोगों को यह अधिकार है कि वे देश की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों में, सरकार के अंगों में व सरकारी कर्मचारी के कार्यों पर पूर्ण निगरानी रखेंगे और लोकतांत्रिक तानाशाही में अपनी कला, अपनी सांख्यिकी, जमींदारों, प्रगतिशीलवादी व पूंजीपतियों पर अधिक से अधिक नियंत्रण रहा है, लेकिन अब वहां पर ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि चीन में मजदूरों की तानाशाही जमींदारों व पूंजीपतियों की तानाशाही से कहीं अधिक अच्छी है। कि जब हम तानाशाही की बात करते हैं, या तो शासक तानाशाह रहा, या फिर जमींदार तानाशाह रहे, या फिर धनिक वर्ग का वर्चस्व रहा, तो इस वजह से जब ये संभव हुआ कि तानाशाही मौजूद थी, तो वो तानाशाही इन्हीं लोगों के हाथ में व्याप्त थी। लेकिन चीन में इस व्यवस्था को बदल दिया गया और वहां पर श्रमिकों की तानाशाही मौजूद है और वही श्रमिक वर्ग राजकीय कार्यों में और शासन पर पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए रहता है।